सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उनके पात्र, उनकी समीक्षा और पूरी कहानी को डिटेल से पढ़ रहे हैं। हमने 2 कहानियां पढ़ दी हैं, राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें। आज की हमारी कहानी है माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। जिस प्रकार से राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली कहानी को राय कृष्णदास ने पहली कहानी माना था, उसी प्रकार से एक टोकरी भर मिट्टी को पहली कहानी मानने वाले थे देवी प्रसाद वर्मा जी। ठीक है, माधवराव जो सप्रे हैं, इनकी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। जिस प्रकार से हिंदी की विभिन्न कहानियों ने पहली कहानी लोगों ने माना है, जो हमारे लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, उन्होंने माना है, तो दुलाई वाली को माना है राय कृष्णदास ने। इसी प्रकार माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी देवी प्रसाद वर्मा ने प्रथम कहानी माना है। माधवराव हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक प्रमुख कहानीकार हैं। वे एक सुप्रसिद्ध अनुवादक तथा हिंदी के आरंभिक संपादकों में मुख्य स्थान रखने वाले लेखक हैं। उन्हें हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? देवी प्रसाद वर्मा जी को। उनके द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय भी प्राप्त है। यह कहानी 1901 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देख लेते हैं पहले कहानी के पात्र। देखिए, वृद्ध महिला है, एक कहानी की मुख्य पात्र है, जो गरीब और अनाथ है। उसकी झोपड़ी जमींदार के महल के पास है, और जमींदार है। फिर कहानी में शोषित वर्ग का प्रतीक है कौन? जमींदार। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि एक टोकरी भर मिट्टी में शोषित वर्ग का प्रतीक कौन है, तो वो है जमींदार। जो महल के सामने से झोपड़ी हटवाना चाहता है, उसे अपने धन पर क्या है? गर्व है। वृद्ध विधवा का पुत्र है, पतोहू है और पोती। कथा में विकास में सहायक अन्य पात्र हैं, जिनका कहानी में केवल नाम उल्लेख किया गया है। पोती उनकी जिंदा है, जो 5 वर्षीय है, और पुत्र और जो पुतोहू हैं वो मर चुके हैं। ठीक है, और वृद्ध महिला है, ये कहानी की क्या है? मुख्य पात्र है। एक एक चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। पहले देख लेते हैं एक टोकरी भर मिट्टी की समीक्षा। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की मौलिक कहानी है। याद रखेंगे, कैसी कहानी है? मौलिक कहानी है। यह कहानी अमीरी और गरीबी के वैमनस्य यानी विषमता पर आधारित है, जिसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है। जमींदार है वो किस प्रकार का प्रतीक है? तो वो है समाज में शोषक वर्ग का प्रतीक। कौन? जमींदार। तथा विधवा है वो वृद्ध स्त्री शोषित वर्ग का प्रतीक है। कहानी का कथानक बहुत छोटा है, किंतु सार गर्भित और व्यापक संवेदना से परिपूर्ण है। एक जमींदार द्वारा वृद्ध विधवा की झोपड़ी पर अपना अधिकार कर लेने का वर्णन कहानी में हुआ है। वृद्ध स्त्री द्वारा झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेने की प्रार्थना करना, जमींदार द्वारा उस टोकरी को न उठा पाना, तथा इस संदर्भ में वृद्ध स्त्री का कथन कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? पूरी कथा में एक नया मोड़ दे देता है। महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही अच्छा। ये किसने किससे कहा था और उसके ऊपर यानी जमींदार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था? तो जमींदार ने वो झोपड़ी उसको बुढ़िया को वापस दे दी थी। वृद्धा के मर्म वचन को सुनकर जमींदार की आंखें खुल जाती हैं, तथा उसे अपने किए गए कार्य का पछतावा होता है। अंत में जमींदार वृद्धा से क्षमा मांगते हुए उसकी झोपड़ी उसे वापस दे देता है। इस प्रकार यह संक्षिप्त कथा बहुत प्रभावी बन गई है। एक छोटे से कथन से जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है। कहानी में सभी घटनाएं सहज तथा स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं। इस कहानी में केवल 2 ही मुख्य पात्र हैं, एक तो वृद्ध विधवा और दूसरे हैं जमींदार। संपूर्ण घटनाक्रम इसी के आसपास घूमता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस कहानी के पात्र वृद्ध विधवा और जमींदार हैं? तो याद रखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे और प्रकाशित हुई थी सन 1901 में। ठीक है, आगे समीक्षा में ही है। वृद्ध विधवा निसहाय और सहानुभूति की पात्र है, लेकिन उसका चरित्र क्या है? दृढ़ है। जमींदार का चरित्र गतिशील है, वह आरंभ से ही क्रूर बना रहता है।
तथा अंत तक आते आते उसका हृदय भी परिवर्तित हो जाता है तथा वह एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है। आलोच्य कहानी का परिवेश उस समय ही सामंतवादी व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत करता है। धनवान की शक्ति और पैसे की ताकत निर्धन को निर्बल बना देती है, परंतु नैतिकता का बल उसे संबल भी प्रदान करता है। जमींदारी प्रथा तथा समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी जैसी बुराइयों को इस कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। कहानी का उद्देश्य नैतिक आदर्श की स्थापना करना रहा है। हिंदी की प्रथम कहानी होने के पश्चात इस कहानी में तीव्र सामाजिक संवेदना है। आगे कहानी में जमींदार के अत्याचार को समस्या के रूप में न केवल उठाया गया है, बल्कि उस कहानी का प्रतिकार भी वृद्धा के माध्यम से किया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में मूल कथा एक टोकरी भर मिट्टी विषय पर ही टिकी है, अतः कहानी का शीर्षक सार्थक रहा है। इस प्रकार हिंदी की पहली कहानी ही अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सकी है। यह हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। अब पढ़ते हैं हम कहानी को पूरी डिटेल्स के साथ, पूरे ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। किसके समीप थी? जमींदार का महल था, उसके पास एक गरीब विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी से मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती एक वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती है तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती है, और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है, तब से वह मृत प्राय हो गई है। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और वह बिना मरे वहां से नहीं निकलना चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है ना, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती है। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ये स्वाभाविक है। किसी पुरानी जगह के छोड़ने से आदमी की आत्मिक अनुभूति अपने ही उसके पीछे की बातें स्मरण हो आती हैं। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसको अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उसकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह
हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनको झोपड़ी वापस दे दी। माधवराव सप्रे ने ये लिखी थी 1901 में, उन्होंने लिखी थी 101 में और 1901 में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।